Dr. Rakesh Singh from KSIS Academy. Welcome you all. बच्चों, आज का सेशन है 67th बीपीएससी मेंस पे और इसमें हम लोग आज फोकस करेंगे कि जीएस पेपर 1 और पेपर 2 में 350 प्लस मार्क्स यानी 400 तक लाना संभव है। बहुत ही कॉन्क्रीट मॉडर्न आंसर, बहुत ही कॉन्क्रीट एग्जाम्पल के तहत हम लोग इस सेशन में चर्चा करेंगे। देखिए, हम लोग बेसिकली एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन और रिसर्च इंस्टीट्यूशन के नाते हमारा एक अपना सोच है, एक अपना निष्कर्ष है, एक हमारा एक पैटर्न है, एक तरीका है जिससे कि हम लोग मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराते हैं। हमारे इस सोच को, हमारे इस पैटर्न को, हमारे थिंकिंग को, हमारे जो मॉडल है उसको बहुत बड़ा स्ट्रेंथ मिला, आकार मिला। वो आकार मिला बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी से। यदि खुलकर बात करें तो एक बहुत ही पॉपुलर मीडिया हाउस है और इस मीडिया हाउस का नाम है द बिहार टॉप। और बिहार टॉप जो मीडिया हाउस है, इसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं खुद एक एकेडमिशियन है और उनके साथ वो बीपीएससी के चेयरमैन का इंटरव्यू लिए 21 अक्टूबर को। और जो इंटरव्यू को आप एक शब्द में डिस्क्राइब कर सकते हैं और वो शब्द है कैंडिड इंटरव्यू। यानी बहुत खुलकर आयोग का व्यू को, बीपीएससी में क्या क्या चेंजेस आ रहा है, बीपीएससी में क्या परिवर्तन है, क्या चुनौती है और बीपीएससी एक स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करती है, वो सारा चीज चेयरमैन साहब जो है इस इंटरव्यू के दौरान हम लोग सबके साथ इस बात को शेयर किए। हम लोग बहुत सारी बातें वो कहें, पीटी के आधार पे बात किए, मेंस पे बात किए, इंटरव्यू की बात किए, लेकिन चूंकि हमारा सेशन मेंस पे है, हम लोग मेंस पे कंसंट्रेट करेंगे। पहला जो उनका स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अभ्यर्थी जो साल भर पढ़ेगा अच्छा करेगा। कहने का मतलब है कि क्वालिटी फोकस होना चाहिए। जो बच्चे बीपीएससी ओरिएंटेड, जो बच्चे ऐसा आंसर लिखे जिससे कि साबित हो कि हाँ वो कैंडिडेट, वो अभ्यर्थी का पकड़ टॉपिक पर है, वैसे बच्चों को बहुत ही ज्यादा नंबर मिलेगा। बीपीएससी विल रिवॉर्ड सच कैंडिडेट। दूसरा वो बात किए कि आंसर शीट विल बी पुट ऑन वेबसाइट। अब ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए आंसर शीट को वेबसाइट पे डाला जाएगा ताकि आप अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, जो आपका कमी है, उसको आप देख के दूर कर सकें। और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट परिवर्तन आ चुका है, वो है आंसर शीट का ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन। इसका अर्थ ये हुआ कि आपका जो आंसर शीट है मेंस का, वो डिजिटल मार्किंग होगा। डिजिटल मार्किंग होगा कहने का मतलब कि ऐसे स्थिति में किसी भी तरीके का एवरेज मार्किंग नहीं होने वाला। कहने का मतलब है कि कभी कभी, और ऐसा लोग फील भी करते हैं कि कुछ भी लिख दो बीपीएससी में एवरेज मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन चूंकि अब जो है हर एक क्वेश्चन के लिए टाइम निर्धारित होगा, टाइम आपका फिक्स्ड होगा। यदि 10 मिनट का टाइम है तो 10 मिनट के बाद ही एग्जामिनर दूसरे क्वेश्चन पे पहुंच सकेंगे। 10 मिनट तक वो क्वेश्चन को उनको बारीकी से पढ़ना ही पड़ेगा। तो ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन इस बात का गारंटी देता है कि जो भी आप लिखेंगे वो अच्छी तरह से पढ़ा जाएगा। तो ये तीन बातों को लेकर चलिए अब हम लोग अपना अभियान चालू करते हैं कि कैसे एग्जाम में हम लोग 350 प्लस मार्क्स लेकर आए। 350
साफ साफ ये निष्कर्ष निकल के आता है, कंक्लूजन निकल के आता है कि हम लोग को क्वालिटी पे क्वालिटी पे जो है फोकस करना है। अब ऐसे स्थिति में क्वालिटी होता क्या है? अब हम लोग को देखना है कि व्हाट डू वी मीन बाय क्वालिटी। क्वालिटी का अर्थ मेंस में सिंपल यदि है तो आंसर राइटिंग है। चलिए भाई, आंसर राइटिंग तो है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा परिचय होना चाहिए, सही इंट्रोडक्शन होना चाहिए, राइट यूसेज ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, शब्दों का सही इस्तेमाल। आप जो भी कहें उसके लिए आपके पास सबूत होना चाहिए, और अपने लिखित स्रोत के अनुसार, चाहे जो भी पेपर हो, जो भी टॉपिक हो, आप अपनी बात को साबित करें। पहला पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ में एक लिंक होना चाहिए, एक विचार होना चाहिए, और एक विचार से यदि कॉन्ट्रडिक्शन दूसरा विचार होता है तो नया पैराग्राफ होना चाहिए, और एंड जो है वो सही निष्कर्ष होना चाहिए। चलिए, इसी के साथ हम लोग एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल लेते हैं, और कॉन्क्रीट एग्जाम्पल के साथ हम लोग अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं। अब देखिए, यदि हम लोग बात करें, एक टॉपिक है पेपर वन में जिसको कि हम लोग पीजेंट मूवमेंट इन बिहार, या आप कह लीजिए बिहार में कि, किसान आंदोलन या कृषि आंदोलन। जब भी ये एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बिहार में किसान आंदोलन, पीजेंट मूवमेंट इन बिहार एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, जिसके अंदर बहुत तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। पहला है एग्रीरियन कंडीशन ऑफ सोसाइटी, समाज की कृषि दशा, या फकीर सन्यासी आंदोलन या मूवमेंट, बिरसा मूवमेंट या बिरसा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, और बिहार प्रांतीय किसान सभा या बिहार किसान सभा या किसान सभा। 67th बीपीएससी मेंस के लिए ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और चलिए, अपने चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, यानी बिहार प्रांतीय किसान सभा की बात करके। यदि हम लोग बिहार प्रांतीय किसान सभा की बात करते हैं, तो बिहार प्रांतीय किसान सभा एक ब्रॉड टॉपिक किसान आंदोलन में आता है। और सही में यदि आपकी तैयारी सही है तो यही टॉपिक आपका पेपर टू में रूप ले लेता है कास्ट और क्लास पॉलिटिक्स का, जाति वर्ग की राजनीति का, या दलित मूवमेंट का। यानी इंडिपेंडेंस के बाद बिहार में जो दलित आंदोलन हुआ, दलित मूवमेंट हुआ, या नक्सलवाद का जो प्रॉब्लम है, जाति वर्ग की राजनीति है, इसका रूट देखेंगे तो ये सारा जो है आपका एग्रेरियन क्राइसिस ऑफ बिहार, बिहार में कृषि दुर्व्यवस्था का नतीजा है। तो हम लोग को टॉपिक का प्रिपरेशन ऐसे करना चाहिए ताकि हम लोग को एक कॉन्क्रीट आइडिया मिले। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एक एक्चुअल क्वेश्चन आंसर राइटिंग सेशन से। एक्चुअल क्वेश्चन राइटिंग सेशन पे चले तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग को कैसे 350 मार्क्स से ऊपर लेके आना है, और 400 मार्क्स तक भी आ जाएगा। तो ऐसे स्थिति में चलिए एक मॉडल क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, राइट अ नोट ऑन स्वामी सहजानंद एंड द किसान सभा मूवमेंट। स्वामी सहजानंद और किसान सभा आंदोलन पे एक टिप्पणी लिखिए। इस तरह का यदि क्वेश्चन आए इस तरह का यदि क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को आप 4 पार्ट में, आपका जो आंसर होगा वो 4 पार्ट में आप डिवाइड करें। पहला है द एग्रीरियन कंडीशन ऑफ सोसाइटी, समाज में कृषि की स्थिति, पहला पार्ट होना चाहिए। इनफैक्ट आपका इंट्रोडक्शन ही से स्टार्ट होना चाहिए। दूसरा पार्ट होना चाहिए किसान सभा का गठन, कब और कब हुआ, फॉर्मेशन ऑफ द किसान सभा, व्हेन डिड इट टुक प्लेस। ये कब हुआ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों हुआ ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसको आप जवाब दें, वाई किसान सभा वाज फॉर्म। और तीसरा जो पैराग्राफ होना चाहिए, या तीसरा जो विचार होना चाहिए आंसर का, वो होना चाहिए कैरेक्टर ऑफ द किसान मूवमेंट। जो किसान आंदोलन थी उसकी प्रकृति क्या थी, उसकी विशेषता क्या थी। फिर आपको किसान आंदोलन को कांग्रेस के साथ संबंध, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ संबंध, लेफ्ट मूवमेंट के साथ संबंध, और अंत में
जो है उसका पतन के बारे में चर्चा करना चाहिए। और निष्कर्ष जो लास्ट आपका पोर्शन होना चाहिए आंसर का, वो होना चाहिए निष्कर्ष। चलिए इसके साथ ही हम लोग जरा क्वेश्चन को, इस मॉडल क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। एक बात याद रखिएगा बच्चों कि जब भी हम लोग अपने मेंस के आंसर को लिखें, इस मेंस के आंसर में इस मेंस के आंसर में हर एक शब्द का चयन बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। बहुत ही सोच समझ के आप शब्दों का चयन करें और परिचय में या आंसर के कहीं भी कुछ भी यदि सेंटेंस विचार देते हैं तो उसको आप प्रूव कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं परिचय का। किसान सभा के बारे में यदि क्वेश्चन है, स्वामी स्वजानंद और किसान सभा के बारे में यदि क्वेश्चन है, तो ऐसे स्थिति में परिचय क्या होना चाहिए? क्या हम लोग लिखें कि इंडिया में हम लोग को सबसे ज्यादा नंबर मिले। कहने का मतलब है कि यदि आपका 38 नंबर का क्वेश्चन है, 38 नंबर का क्वेश्चन है, तो कम से कम आपको 32 से लेके 35 मार्क्स तक आए। ऐसी स्थिति में हम लोग यदि इस तरह से लिखेंगे तो अपने मंजिल के पास पहुंचेंगे। तो चलिए किसान सभा के बारे में यदि क्वेश्चन है तो परिचय क्या होना चाहिए। परिचय इंट्रोडक्शन में हमारा इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में बात कर रहे हैं कि परिचय में, इंट्रोडक्शन में हमारा होना चाहिए कि ये देयर वाज अ प्रॉब्लम, देयर वाज एन एग्रेरियन प्रॉब्लम, एग्रेरियन क्राइसिस था, जो कि द रीजंस वर डेमोग्राफिक, सोशल एंड इकोनॉमिक। ये 3 रीजन था एग्रेरियन क्राइसिस का 1920s में, या कहिए कि चंपारण सत्याग्रह के बाद भी ये प्रॉब्लम आपका चलता रहा, डेमोग्राफिक, सोशल एंड इकोनॉमिक। और इसमें देखा जाए देयर वाज अ डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द जमींदार एंड द पीजेंट्स। क्या था? टेनेंसी और रेंट। रेंट बहुत ही हार्श था और ये हार्श रेंट ही लैंडलॉर्ड और टेनेंट के रिलेशनशिप को डिफाइन करता था। दूसरी चीज आप बोलेंगे कि एडिंग फ्यूल टू द फायर। इस समय इकोनॉमिक डिप्रेशन में 1930s में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था और ऐसे इकोनॉमिक डिप्रेशन में ये हार्श जो आपका टैक्सेस था, इट वाज अ डेथ नेल, इट वाज अ डेथ ब्लो टू द पीजेंट्स। आप यदि किसान सभा का परिचय देना चाहते हैं तो आपको बताना होगा कि ये जो परेशानी था, इसके तत्व थे जनसांख्यिकी, इसके तत्व थे सामाजिक, इसके तत्व थे आर्थिक। और ये 3 कारण काश्तकार और लगान, काश्तकार और जमींदार के बीच में एक कठोर व्यवस्था जो बना रखी थी। और ये कठोर व्यवस्था और ज्यादा नुकसानदायक, आर्थिक शोषण और ज्यादा जो है आप कहिए कि निसहाय किसानों पे भारी पड़ा जब विश्व में आर्थिक मंदी आई। अब आप कह चुके हैं, अब अपनी बात आप ये कह चुके हैं, अब सवाल उठता है कि आप अपने बात को साबित करें। आपको अपनी बात को साबित करने के लिए एक चार्ट बना दीजिए और उस चार्ट में आप एक तरफ जनगणना दिखाइए और दूसरी तरफ दिखाइए पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। आप दिखाइए कि कैसे 1891 से लेके 1951 तक लोग जो कृषि पे निर्भर थे वो बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ ये चार्ट दिखाइए, दूसरी तरफ आप ये दिखाइए कि जनगणना के अनुसार जैसे जैसे 1911 से लेके 1931 तक कैसे कैसे जमींदारों की संख्या बढ़ते जा रही है। फिर आप तीसरा चार्ट दिखाइए कि जनगणना 1921 से लेके 1931 तक के बीच में आप देखिए कि भूमि किसान, वो किसान जिनके पास भूमि है, नंबर ऑफ पीजेंट्स पोजेसिंग लैंड, इनका नंबर इन जो है डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। और किसान जिनके पास भूमि है, यदि उनका आपका संख्या कम हो रहा है तो साथ साथ ये भी दिखाइए कि मजदूरों की संख्या कैसे बढ़ रही है। 21.5 मिलियन
और मजदूर की संख्या बढ़ जाती है 1931 में 31.5 मिलियन, जिसमें कि 23 मिलियन लोग भूमिहीन किसान हैं। तो कहने का मतलब है कि इस चार्ट के द्वारा आप साबित कर दिए कि ये कठोर लगान व्यवस्था है ही कारण था एक आंदोलन का, जिसका नाम हम लोग किसान आंदोलन रखते हैं। तो आप चार्ट के माध्यम से यदि अपनी बात को प्रूव करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, तो एग्जामिनर को कभी भी आप मौका नहीं देंगे कि कैसे आपके मार्क्स को काटा जाए। और चार्ट दिखाने के बाद कि कैसे जमींदारों की संख्या बढ़ रही है, भूमिहीन किसानों की संख्या भी बढ़ रही है, मजदूरों की संख्या बढ़ रही है, तो ऐसे स्थिति में आप साफ साफ ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में या पहले पैराग्राफ में कि जो बात हम लोग कहते हैं पीजेंट एजिटेशन ऑफ द 1930s was because of the permanent settlement in बिहार। यानी 1930 के दशक में जो किसान आंदोलन देखी गई है, वो आंदोलन भूमि व्यवस्था, स्थायी भूमि व्यवस्था के खिलाफ निर्देशित थी। एक ऐसी भूमि व्यवस्था जिसमें ना कोई सरकार का विनियमन, न कोई नेतृत्व या कोई शिक्षा समाधान ढूंढ पाया। एक ऐसा लैंड सेटलमेंट, एक ऐसा परमानेंट सेटलमेंट इन बिहार एंड इट्स हार्श फीचर्स दैट नीदर रेगुलेशन नॉट द लीडरशिप एंड द एजुकेशन कुड प्रोवाइड अ सॉल्यूशन। तो ऐसे स्थिति में आपको अब दिखाना है अगले पैराग्राफ में कि कैसे जमींदारों का दबाव, जमींदारों का प्रेशर जो है किसान पे, आप पे बढ़ते जा रहा है। मीन्स प्रेशर ऑफ द जमींदार, प्रेशर ऑफ द जमींदार एजेंट्स नोन एज अमला, है ना, किस तरह से ऑप्रेस्ड पीजेंट्स के ऊपर, किस तरह से डिप्रेस्ड पीजेंट्स के ऊपर ये आप जो है इट वेंट ऑन इंक्रीजिंग। और यहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो आपको इस्तेमाल करना है, लाइक ऑप्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड पीजेंट्स। जमींदार के आर्थिक दबाव, विशेष रूप से उनके अमला द्वारा उत्पीड़ित किसान को उत्पीड़ित वर्ग के रूप में संबोधित कीजिए, निराश वर्ग के रूप में संबोधित कीजिए। तो यू हैव टू शो, मीन्स कंडीशन वॉज राइट, समय आ गया था कि एक किसान आंदोलन हो जाए। और ये उत्पीड़ित किसान को कोई भी नियमन, कोई भी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है इनको बचा नहीं पा रहा था। क्यों नहीं बचा पा रहा था? क्योंकि किसान जो है, किसान का जो अधिभोग, राइट्स ऑफ टेनेंसीज वेर नॉट प्रूव्ड, क्योंकि वो जो लगान देते थे उसका उनको पर्ची नहीं मिलता था, रिसीट नहीं मिलता था। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ कि जमींदार जो हैं ये आपके एडिशनल सेस, एडिशनल टैक्स अबाव या फोर्स्ड लेबर, बेगारी या जुल्म करना चालू कर दिया। जब नियम ये था कि अधिभोग यदि आपका 12 साल तक है तो आपको अपने जमीन से कोई नहीं हटा सकता था, लेकिन अब अपन अधिभोग, अपने राइट्स ऑफ टेनेंसी आप कैसे शो करेंगे? आपको आपके लगान का कोई पर्ची नहीं दिया जाता था। और ऐसे स्थिति में अत्याचार जो है एक नया रूप ले लिया, और वो रूप लिया आपका बहुत तरीके का उपकर, जैसे जैसे आपका अववाब, जबरन श्रम, बेगारी, वास्तविक शारीरिक दुर्व्यवहार, जिसको जुल्म के रूप में आप देखिए कि ऐसे असहनीय शोषण जो है किसानी के ऊपर होता था। और ऐसी स्थिति में इट इज बट नेचुरल, ये स्वाभाविक है कि एक आंदोलन का जन्म होगा, और वो आंदोलन आप जानते हैं किसान सभा के रूप में। जब अपने चार्ट से आप बताएंगे कि किस तरह से 1851 से लेके 1951 तक किस तरह से भारत के लोग कृषि पे उनकी निर्भरता प्रतिशत के रूप में, परसेंटेज के रूप में बढ़ते जा रही है। 1921 से लेके 1951 तक किस तरह से जमींदारों की संख्या बढ़ते जा रही है, और वही 1921 से लेके 1951 तक भूमिहीन किसान
मजदूरों की संख्या बढ़ते जा रही है, तो ऑब्वियसली निष्कर्ष यही निकलता है कि जरूर कुछ ऐसा प्रणाली में, सिस्टम में वैसा कुछ अत्याचारी, शोषणकारी जो है दबाव होगा, जिसके कारण भूमि वाले किसान भूमिहीन होते जा रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में ही आप जो है कारण बता दे रहे हैं कि किसान आंदोलन होने वाला है। किसान आंदोलन इसी पृष्ठभूमि में हुआ है ना। पीजेंट मूवमेंट टुक प्लेस बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजंस। और एक रिएक्शन के रूप में, एक प्रतिक्रिया के रूप में आप देख रहे हैं कि किस तरह से बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन हुआ, किस तरह से बिहार प्रोविंशियल किसान सभा वॉज फॉर्म्ड एंड हु वाज द लीडर। कौन उसके नेतृत्व कर रहे थे? ऑब्वियसली नेतृत्व कर रहे थे गांधीयन नेशनलिज्म से प्रेरित स्वामी सहजानंद सरस्वती जो हैं, वो जो हैं जब नेतृत्व संभाले तो गांधी जी का राष्ट्रवाद से वो प्रेरित थे। लेकिन धीरे 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 उनका कांग्रेस के साथ मोह भंग होते चला गया। वो कभी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ मिल जाते थे, तो कभी आपके वामपंथियों के साथ मिल जाते थे। और इस कारण से बहुत हद तक किसान आंदोलन वो सब परिणाम नहीं पा सका जिसके लिए वो हकदार थे। तो इस तरह से आपको एग्रेरियन क्राइसिस, कृषि संकट, फिर किसान सभा का गठन, स्वामी सज्जनानंद सरस्वती का किस तरह से कांग्रेस इस्तेमाल की 1937 के असेंबली इलेक्शन में, फिर कांग्रेस के ही अंदर कितने जमींदार मेंबर थे, जमींदारों के कारण किसान आंदोलन को नुकसान पहुंचा, उनको हतोत्साहित किया गया, उनको डिस्करेज किया गया। और इसके कारण स्वामी सहजानंद जो है सोशलिस्ट पार्टी से, फिर वहां से फॉरवर्ड ब्लॉक, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक से लेफ्ट मूवमेंट की तरफ, ये जो है एक वर्ग संघर्ष के रूप में ये किसान आंदोलन का प्रकृति बदलते रहा। तो इस तरह से आप यदि अपने आंसर को ढालेंगे तो कोई भी किसी भी तरीके से आपको जो है 32 से, यदि 38 नंबर का क्वेश्चन है तो 32 से 35 जो है किसी भी तरीके से कम नहीं किया जाएगा। अब चलते हैं कि हम लोग इसका ऐसे क्वेश्चन का निष्कर्ष क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में निष्कर्ष में आपको ये बताना होगा कि किसान सभा एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट की तरफ आया, है ना। और मीन्स सुधारवाद, यानी जो आपका कर व्यवस्था था, स्थायी बंदोबस्त के कारण जो टैक्सेशन सिस्टम था, परमानेंट सेटलमेंट के कारण, इसमें ये रिफॉर्म करना चाहा, इसमें ये सुधारवाद करना चाहा। लेकिन व्यवहारिकता के कारण, परिस्थिति के कारण ये अपने आप को एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन में ये बदल दिया, ये अपने आप को एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में बदल दिया। 1937 से पहले स्वामी जी सहजानंद काफी प्रेरित थे गांधी जी से, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस इस्तेमाल की किसान सभा का 1937 के इलेक्शन में, स्वामी जी का किसान सभा का कांग्रेस से मोह भंग हो गया, कांग्रेस के साथ इनका रिलेशनशिप खराब हुआ, संबंध खराब हुआ। फिर कांग्रेस से मोह भंग हुआ तो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ गए, वहां से भी अलग हो गए, फिर कम्युनिस्ट के साथ गए, वहां से भी ये लोग अलग हो गए। अब देखिए कि आप किसान सभा, निष्कर्ष में हम लोग ये बातें कर रहे हैं कि किसान सभा का जो है विभिन्न संगठनों के साथ, विभिन्न पार्टियों के साथ एक अस्थिर राजनीतिक जो है एक गठबंधन हुआ। मीन्स वेरी अनस्टेबल पॉलिटिकल अलायंसेस वाज फॉर्म्ड विद किसान सभा। और यहाँ पे स्वामी जी की गलती थी कि वो भारत के और खास करके बिहार के किसानों की भावना को नहीं समझ सके। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है स्वामी जी के पर्सनालिटी में कि ही वॉज अ प्रैक्टिकल ऑब्जर्वर ऑफ द प्रेजेंट प्रॉब्लम। हाँ, भले ही वो एक विचारक के रूप में नहीं उभरे, लेकिन एक व्यवहारिक परिवक्षक के रूप में वो जरूर उभरे। और ऐसे थी में इस तरह का वर्ड से आप अपने को आप कंक्लूड करेंगे तो मार्क्स बहुत ही अच्छा मिलेगा। अब आगे देखते हैं कि ये आंदोलन के रूप में बहुत ज्यादा रैली होता था, बहुत ज्यादा हड़ताल होता था, बहुत ज्यादा मीटिंग होता था, लेकिन संगठन रूप से किसान सभा जो है अपने आप को सफल नहीं बना पाया।
तीसरा चीज आप लिखेंगे इसके कंक्लूजन में कि किसान सभा का जो नेतृत्व हुआ था, किसान सभा का जो नेतृत्व हुआ था, इट वॉज प्रोवाइडेड बाई अफ्लुएंट अफ्लुएंट एंड मिडिल पिजेंट्री, इस तरह का शब्द इस्तेमाल कीजिए, संपन्न और मध्यम किसानों से आया, ना ही कि भूमिहीन किसानों का नेतृत्व हुआ। भूमिहीन किसानों का नेतृत्व होता है किसान सभा में तो नतीजा परिणाम कुछ और होता है। और कुछ इतिहासकार इनको बोले हैं, ऐसे नेताओं को बोले हैं जो किसान सभा का नेतृत्व देते थे, द हाफ एजुकेटेड प्रोडक्ट ऑफ द हाई स्कूल एंड कॉलेजेस, हाफ एजुकेटेड प्रोडक्ट ऑफ द हाई स्कूल एंड कॉलेजेस, हाई स्कूल और कॉलेज के आधे शिक्षित उत्पाद के रूप में इनको वर्णित किया गया है ना। इस तरह का शब्द लिखिए, है ना, हाई स्कूल और कॉलेजों के आधे शिक्षित उत्पाद के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो राजनीतिक रोमांच हासिल करने के लिए इस आंदोलन में आए थे। मीन्स some historians had described the leaders of the peasant movement as the half-educated product of high school and colleges who came to achieve a political adventures. तो इस तरह से आप देंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो रहा किसान आंदोलन का वो ये रहा कि ठीक आजादी के बाद, और बिहार पहला स्टेट था जहां पे कि जमींदारी सिस्टम वॉज एबॉलिश्ड, किसान सभा के नेतृत्व में ही किसान आंदोलन के भारी दबाव के कारण कांग्रेस मंत्रालय 1900, जब भारत आजाद हुआ 1951 का कांग्रेस मंत्रालय जो है जमींदारी का उन्मूलन किया। तो इस तरह से आप आंसर लिखेंगे तो 100% जो है आपको 38 मार्क्स के क्वेश्चन में, 38 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 32 से 35 के बीच में जरूर मिलेगा। चलिए इसके साथ ही अपना आप प्रिपरेशन अपना इस डायरेक्शन में जारी रखें। थैंक यू।